कहानी की शुरुआत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस पर होती है, जहां एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम एक महत्वपूर्ण मिशन की तैयारी कर रही है। पता चलता है कि एक सैटेलाइट कैप्सूल जिसका नाम पिलग्रिम है, मंगल ग्रह पर सालों तक रिसर्च करने के बाद पृथ्वी लौट रहा था। यह कैप्सूल मिट्टी के सैंपल लेकर आ रहा था जो एलियन जीवन के अस्तित्व को साबित कर सकता था। लेकिन अफसोस, पिलग्रिम को एस्ट्रॉइड्स डैमेज कर देते हैं और वो अपने कोर्स से हट जाता है। अब आईएसएस के क्रू को पिलग्रिम को इंटरसेप्ट करना और सैंपल को पुनः प्राप्त करना था। इंजीनियर रॉरी एडम्स स्टेशन के मैकेनिकल आर्म को ऑपरेट करने का काम लेता है सैटेलाइट को पकड़ने के लिए। उसके साथ ही उसे स्पेसवॉक के लिए तैयार करते हैं। जब बाकी क्रू अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, रॉरी स्टेशन के बाहर फ्लॉट करता है और सैटेलाइट को पकड़ने की तैयारी शुरू करता है। लेकिन सैटेलाइट बहुत स्पीड से आता है और आर्म से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पूरा स्टेशन हिल जाता है। पूरा क्रू टेंशन में आ जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से पता चलता है कि रॉरी ने सफलतापूर्वक सैटेलाइट को पकड़ लिया है। उसके बाद आईएसएस के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर ह्यू डेरी सैंपल की टेस्टिंग शुरू करते हैं। वह खुश होते हैं जब मिट्टी में एक लगभग फॉसिलाइज्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलता है। ह्यू प्रोटेरोजोइक पृथ्वी का वातावरण मिमिक करते हैं और एक ग्रोथ हार्मोन पेट्री डिश में डालते हैं जिसमें जीव है। क्रू देखता है कि ऑर्गेनिज्म मूव करना शुरू करता है, जो यह पुष्टि करता है कि उन्होंने पृथ्वी के बाहर जीवन का सबूत ढूंढ लिया है। जल्द ही पृथ्वी पर न्यूज आउटलेट्स इस अद्भुत खोज को कवर करते हैं। क्रू नेशनल टीवी पर अपनी रिसर्च और आईएसएस के काम के बारे में बताते हैं। इसी बीच एक स्कूल को ऑर्गेनिज्म का नाम चुनने का सम्मान दिया जाता है। बच्चे उसका नाम कैल्विन रखते हैं। दुनिया भर में लोग इस खोज का जश्न मनाते हैं। कुछ समय बाद एक और क्रू मेंबर डॉक्टर मिरांडा डेव की हेल्थ चेक करती हैं। डेव स्टेशन में 473 दिनों से है, जो स्पेस में किसी ने दूसरा सबसे लंबा समय बिताया है। उसकी एट्रोफी बढ़ गई है और वह अपने रेडिएशन लिमिट के पास है। लेकिन डेव कहता है कि वह पहले एक मिलिट्री डॉक्टर था और स्पेस में काम करना एक्टिव वॉर जोन से ज्यादा पसंद करता है। अगले दिन ह्यू देखते हैं कि कैल्विन जल्दी ग्रो कर रहा है और अब उसका शरीर सैकड़ों सेल्स का बन गया है। ये सेल्स एक न्यूरल नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं और हर सेल स्वतंत्र रूप से फंक्शन कर सकता है, जो एक साथ मसल सेल, नर्व सेल और फोटो रिसेप्टर सेल का काम करते हैं। ह्यू नोटिस करते हैं कि कैल्विन अपेंडेजेस डेवलप कर रहा है, तो वह उसे जेंटली पोक करते हैं। सेल्स मूव करते हैं और दिलचस्प शेप्स बनाते हैं। बाद में जब क्रू डिनर कर रहा होता है, सिस्टम्स इंजीनियर मुराकामी अपनी पत्नी का लाइव स्ट्रीम देखते हैं जब वह उनकी बेटी को जन्म दे रही होती है। क्रू उन्हें बधाई देता है और आईएसएस मिशन कमांडर कैट कोलोवकिना उन्हें एक किताब गिफ्ट करती है ताकि वह वीडियो कॉल के जरिए स्टोरी टाइम कर सकें। डिनर के बाद डेविड एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने शरीर का हेल्थ चेक करता है, जबकि ह्यू कैल्विन को चेक करते हैं। क्रिएचर अभी भी छोटा है, लेकिन अब वह ह्यू की उंगली पर चढ़ सकता है। कुछ हफ्तों के बाद क्रू शॉक्ड होता है जब लैब से एक अलार्म सुनाई देता है। रॉरी तुरंत अंदर जाकर खराबी को ठीक करता है। समस्या हल होने के बाद ह्यू स्वीकार करते हैं कि उन्होंने शायद कुछ मिस कर दिया होगा, तो रॉरी और मिरांडा उन्हें चेतावनी देते हैं कि वह सावधान रहें, क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता कि वह किस तरह के क्रिएचर के साथ डील कर रहे हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं और कैल्विन बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। क्रू सोचता है कि शायद वह एयर प्रेशर के बदलाव के कारण हाइबरनेशन में चला गया है, जो खराबी के कारण हुआ था। मिरांडा ने थोड़ा राहत महसूस किया क्योंकि कैल्विन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जो उसके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग था। जब प्राणी निष्क्रिय था, क्रू ने लैब की सुरक्षा को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि यह हमेशा सील्ड रहे। इस बीच मिरांडा और ह्यू प्राणी के हाइबरनेशन पर चर्चा करते हैं। ह्यू तय करता है कि वह कैल्विन को लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी देकर स्टिमुलेट करेगा, यह देखने के लिए कि वह जागता है या नहीं। ह्यू लैब में अकेला जाता है, दरवाजा सील करता है और प्राणी को लो वोल्टेज शॉक देता है। कैल्विन तुरंत जाग जाता है और जल्दी से उसके हाथ पर कूद जाता है। प्राणी इलेक्ट्रिक वैंड को आसानी से तोड़ देता है। ह्यू अपना हाथ बॉक्स से निकालने की कोशिश करता है जिसमें प्राणी रखा था।
लेकिन कैल्विन अपने आकार के हिसाब से बहुत ताकतवर होता है। स्थिति और खराब हो जाती है जब कैल्विन इतनी जोर से हाथ को दबाता है कि ह्यू का हाथ डरावने आकार में मरोड़ जाता है। क्रू, जो यह सब देख रहा था, मदद करने के लिए लैब में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन मिरांडा मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि यह अन्य सदस्यों के लिए खतरनाक होगा। लैब के अंदर कैल्विन ह्यू के हाथ को इतनी जोर से खींचता है कि वह अपना सिर बॉक्स से टकरा लेता है और बेहोश हो जाता है। प्राणी उसका हाथ छोड़ देता है। इसके बाद प्राणी अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाता है और टूटी हुई इलेक्ट्रिक वेंट्स का उपयोग करके अपने एनक्लोजर से बाहर निकल जाता है। वह तुरंत लैब में परीक्षण के लिए रखे गए चूहे की तरफ बढ़ता है और उसे कुछ सेकंड में खत्म कर देता है। जब कैल्विन अपनी खाने की प्रक्रिया में व्यस्त होता है, रॉरी इस मौके का फायदा उठाकर लैब में प्रवेश करता है। वह ह्यू के बेहोश शरीर को उठाकर दरवाजे के दूसरी तरफ क्रू को पास करता है, लेकिन तभी प्राणी अचानक रॉरी के पैर पर कूद जाता है, जो बाकी सदस्यों को लैब को दोबारा सील करने पर मजबूर करता है। कमांडर कैट मजबूरी में प्राणी को मारने की अनुमति देती है। रॉरी एक इंसिनेरेटर पकड़ता है और उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम्स से प्राणी को मारना मुश्किल होता है। जल्दी ही इंसिनेरेटर का ईंधन खत्म हो जाता है और फ्लेम्स छोटी हो जाती हैं। प्राणी इस मौके का फायदा उठाकर रॉरी के मुंह में घुस जाता है और धीरे धीरे उसे अंदर से मार देता है, जो क्रू को स्तब्ध कर देता है। और भी बुरा यह होता है कि इंसिनेरेटर फ्लॉट कर जाता है और फायर अलार्म ट्रिगर हो जाता है। इससे सप्रेसेंट गैस लैब में भर जाती है। कैल्विन रॉरी के मृत शरीर से बाहर निकलता है और अब उसका आकार 10 गुना बड़ा हो चुका है। क्रू इस बात से स्तब्ध होता है और जल्दी से गैस वॉल्व्स बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन तेज होता है और एक छोटे से होल से भाग जाता है। बाद में टीम रॉरी के शरीर को रैप कर देती है और कैट नासा को डिस्ट्रेस कॉल भेजती है, लेकिन मुराकामी देखता है कि आईएसएस के सारे कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं। उसका निष्कर्ष होता है कि ट्रांसमीटर फेल हो गया है, इसीलिए उन्हें बाहर जाकर उसे ठीक करना पड़ेगा। आईएसएस मिशन कमांडर कैट जिम्मेदारी लेती है और स्पेसवॉक के लिए सूट अप करती है। वह ट्रांसमीटर तक पहुंचती है और पता लगाती है कि ट्रांसमीटर ओवरहीट हो गया है। जब वह कूलेंट चैम्बर खोलती है तो पता चलता है कि वह खाली है। इसका मतलब कैल्विन ने उसे खा लिया है। इस क्षण पर प्राणी चैम्बर से बाहर आता है और कैट के सूट पर अटैक कर देता है। अंदर जाने का रास्ता खोजता है। अब प्राणी और बड़ा हो चुका है। इस बीच कैट कूलेंट ट्यूब को बंद करने की कोशिश करती है और एयरलॉक की तरफ दौड़ती है, लेकिन चलते समय उसे पता चलता है कि उसके सूट में लिक्विड है, क्योंकि कैल्विन ने कूलेंट ट्यूब डैमेज कर दिया है। यह लिक्विड उसकी विजिबिलिटी खत्म कर देता है और उसे एयरलॉक तक जल्दी पहुंचने के लिए कूदना पड़ता है, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि कैट के हेलमेट में पानी भर रहा है। उसे एहसास होता है कि वह आईएसएस के अंदर पहुंचने से पहले अपने सूट में ही डूब जाएगी, इसलिए कैट एक बड़ा निर्णय लेने का सोचती है। कैट तय करती है कि वह स्टेशन के बाहर अपने आप को बलिदान करेगी, ताकि प्राणी जो उसके सूट के साथ चिपका हुआ है वह भी स्पेस में तैरते हुए मर जाए। कैट एयरलॉक का लीवर पकड़ लेती है ताकि बाकी लोग अंदर से उसे खोल न सकें। कुछ सेकंड बाद वह सूट के अंदर डूब जाती है और क्रू उसका निर्जीव शरीर तैरते हुए देखता है, लेकिन अफसोस कैल्विन इस प्लान को समझ जाता है और बॉडी के दूर जाने से पहले ही स्टेशन के ऊपर कूद जाता है। क्रू अपनी कमांडर के लिए शोक मना रहा होता है जब ह्यू सभी को याद दिलाता है कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि एलियन को शिप के अंदर आने से रोका जा सके। थ्रस्टर्स ही एकमात्र रास्ता बचा है, तो वे टेम्परेचर सेंसर्स को मॉनिटर करते हैं ताकि कैल्विन का ट्रैक रखा जा सके। जब भी एलियन किसी थ्रस्टर के पास आता है, मुराकामी उसे ऑन करके ब्लास्ट करके दूर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार ब्लास्टिंग की वजह से स्टेशन हिलने लगता है और अपने कोर्स से हट जाता है। मुराकामी बचे हुए फ्यूल का उपयोग करके स्टेशन को दोबारा ऑन ऑर्बिट में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में प्राणी स्टेशन के अंदर घुस जाता है। इसके बाद ह्यू एक थ्योरी प्रस्तावित करता है कि कैल्विन की प्रजाति शायद लाखों सालों तक मंगल पर हावी थी, लेकिन जब ग्रह का वातावरण ढह गया तो यह हाइबरनेशन में चली गई। ह्यू कहता है कि उन्हें वही वातावरण पुनः उत्पन्न करना चाहिए ताकि कैल्विन को दोबारा निष्क्रिय किया जा सके। क्रू एक कैप्सूल में पीछे हटता है और अपने आप को सील कर लेता है और स्टेशन के बाकी हिस्सों का ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है।
जब वे अतिरिक्त सीलिंग लेयर्स जोड़ रहे होते हैं, ह्यू छाया में कुछ देखकर चौंक जाता है और अचानक उसे असहज महसूस होता है। मिरांडा उसका चेकअप करना चाहती है, लेकिन ह्यू जोर देता है कि वह ठीक है। अगले कुछ घंटों तक क्रू केवल तनाव में इंतजार करता है। वे अपने खोए हुए दोस्तों को याद करते हैं और ह्यू खुद को दोषी मानता है जो हुआ उसके लिए। डेविड उसे सांत्वना देता है और कहता है कि कैल्विन को शिप पर लाने का निर्णय टीम का था। ह्यू कहता है कि प्राणी बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा है और जीवित रहने के लिए उसे खाना जरूरी है। यह कहकर वह अचानक बेहोश हो जाता है और कंप्यूटर उसकी जीवन रेखा गिरने का संकेत देते हैं। क्रू घबरा जाता है और मदद करने के लिए दौड़ता है। तभी वे देखते हैं कि ह्यू की टांग पर कुछ हिल रहा है। सूट खोलने पर वे देखते हैं कि कैल्विन उसकी टांग को खा रहा है। मिरांडा डिफिब्रिलेटर का उपयोग करके कैल्विन को शॉक देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे एलियन फ्लोट करते हुए अपने विकसित शरीर को दिखाता है। डर के मारे ग्रुप अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है, जो उन्हें और असुरक्षित बना देता है। मुराकामी एक स्लीपिंग पॉड में छिपने पर मजबूर होता है और प्राणी पॉड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेटेलिक संरचना मजबूत होती है। बोर होकर एलियन आखिरकार वहां से चला जाता है। इस बीच डेविड और मिरांडा दोबारा ह्यू के पास आते हैं, जो अब होश में है लेकिन मृत्यु के करीब है। ह्यू अपने दोस्तों से कहता है कि उसे एक बार फ्लोट करने का अनुभव दिला दें, लेकिन जैसे ही वे उसकी बात मानते हैं, ह्यू मर जाता है। बाद में जब दोनों उसका शोक मना रहे होते हैं, तब उन्हें स्क्रीन पर एक बीपिंग लाइट दिखाई देती है। उन्हें पता चलता है कि कैल्विन ने ह्यू का ट्रैकर निगल लिया है। यह उन्हें एलियन की स्थिति जानने का एक मौका देता है। योजना के अनुसार वे ह्यू के शरीर को लैब में चारा के रूप में छोड़ देते हैं। कैल्विन अंततः शरीर को ढूंढ लेता है और खाना शुरू करता है। तभी दोनों लैब का दरवाजा बंद कर देते हैं और ऑक्सीजन निकालकर एलियन को घुटाने की कोशिश करते हैं। तभी कंप्यूटर घोषणा करता है कि एक सोयूज शटल ISS के करीब आ रही है। डेविड महसूस करता है कि कैट का नासा को भेजा गया संदेश पृथ्वी तक पहुंच गया है, लेकिन शटल स्टेशन से टकरा रही होती है, जो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। मिरांडा खुलासा करती है कि सोयूज उन्हें बचाने के लिए नहीं आई है, बल्कि ISS को डीप स्पेस में धकेलने के लिए आई है, ताकि कैल्विन पृथ्वी तक न पहुंच सके। स्लीपिंग चैम्बर में मुराकामी अनाउंसमेंट सुनता है कि शटल ISS के करीब आ रही है। उसे लगता है कि उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, इसीलिए वह पॉड से निकलता है और डॉकिंग एरिया की तरफ बढ़ता है। वहां वह सोयूज शटल का हैच खोलता है, बिना यह जाने कि कैल्विन उसके पीछे छिपकर आ रहा है। मिरांडा और डेविड उसे वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कैल्विन मुराकामी को पकड़ लेता है। सोयूज शटल पहले से ही ISS को पुश करके दूर ले जा रहा होता है और डिपार्चर शुरू करता है, लेकिन डॉकिंग एरिया का हैच ओपन होने की वजह से स्टेशन का वातावरण डीकंप्रेस होने लगता है। इस वजह से वहां का सब कुछ, जिसमें मुराकामी और कैल्विन भी शामिल हैं, स्पेस में सक किया जाने लगता है। मिरांडा अपने सहयोगी का हाथ पकड़ती है और उसे वापस खींचने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन मुराकामी के आर्म को पकड़ लेता है और चढ़ने लगता है। खतरे को समझते हुए मुराकामी सेल्फलेसली मिरांडा का हाथ छोड़ देता है, ताकि कैल्विन उसके पास न पहुंच सके। इसके बाद वह स्पेस में सक हो जाता है, लेकिन वह प्राणी फिर से स्टेशन के साथ चिपकने में सफल हो जाता है। एलियन मिरांडा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक पास के टूल का इस्तेमाल करके उसे दूर धकेल देती है। वह फिर डेविड के पास जाती है और दोनों वापस अंदर चले जाते हैं। दोनों विंडो से देखते हैं कि ISS अब टूट रही है। टूटे हुए हिस्से एक दूसरे से टकराकर विनाश पैदा कर रहे हैं। डेविड कंप्यूटर चेक करता है और पता लगाता है कि तापमान और ऑक्सीजन तेजी से गिर रहे हैं। वह नोटिस करता है कि यह सब डिस्ट्रक्टिव कैओस ISS को पृथ्वी की तरफ धकेल रहा है। उनके पास अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं वातावरण में री एंट्री से पहले, लेकिन उनके पास री एंट्री सर्वाइव करने का कोई तरीका नहीं है और वह एस्केप पॉड्स तक नहीं पहुंच सकते बिना कैल्विन के अटैक किए। जब दोनों अपनी किस्मत को स्वीकार करते हैं, तब डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्योंकि कैल्विन ऑक्सीजन ढूंढ रहा है, वह ऑक्सीजन कैंडल्स का उपयोग करके उसे एक एस्केप पॉड में लुभा सकते हैं। डेविड प्लान करता है कि वह अपने आप को एलियन के साथ डीप स्पेस में लॉन्च करेगा एस्केप पॉड के जरिए, ताकि मिरांडा को एक अलग पॉड तक पहुंचने का मौका मिले
और वह सेफली पृथ्वी पर लैंड कर सके। मिरांडा इस बलिदान के आइडिया को पसंद नहीं करती, लेकिन डेविड उसे याद दिलाता है कि उसने पहले कहा था कि वह स्पेस पर रहना पसंद करता है। इसके बाद डेविड कॉरिडोर में ऑक्सीजन कैंडल्स ड्रॉप करता है और एस्केप पॉड की तरफ बढ़ता है। जल्दी ही कैल्विन एक कुत्ते की तरह फॉलो करने लगता है। डेविड पॉड तक पहुंच जाता है और कैल्विन को अपने करीब लुभाता है। जैसे ही एलियन सूट को टाइटली हग करता है, डेविड पॉड का हैच बंद कर देता है। दूसरी तरफ मिरांडा ये सब देखते ही अपने पॉड तक दौड़ती है। दोनों कैप्सूल्स स्टेशन से डिस्कनेक्ट करते हैं और विपरीत दिशाओं में उड़ते हैं, लेकिन मलबा दोनों पॉड्स को हिट करता है और एस्केप पॉड्स खराब होने लगते हैं। मिरांडा अपने कंट्रोल्स के साथ संघर्ष करती है, जबकि डेविड अपने पॉड की ट्रेजेक्टरी को बनाए रखने की कोशिश करता है। इसी बीच कैल्विन अपने टेंटेकल्स डेविड के आर्म्स पर रैप कर लेता है, जो डेविड को दर्द में चीखने पर मजबूर करता है। सीन शिफ्ट होता है और एक पॉड डीप स्पेस में उड़ता हुआ दिखता है, जबकि दूसरा पॉड पृथ्वी के महासागर के बीच लैंड करता है। फिशिंग बोट्स उस गिरते पॉड को चारों ओर से घेर लेती हैं ताकि एस्ट्रोनॉट की मदद की जा सके। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट यह होता है कि डेविड पृथ्वी तक पहुंच जाता है और मिरांडा स्पेस में खो जाती है। मतलब कैल्विन के पास अब एक पूरा ग्रह है फीड करने के लिए।